नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टी यूजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिवैल्यूएशन ऑफ यूजुअली कॉज इंटरनल प्राइस टू। क्या डिवैल्यूएशन से हमारा जो इंटरनल प्राइस होता है वो फॉल करता है, दूसरा है आपका राइज करता है, या फिर आपका रिमेन अनचेंज होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ होता है, इससे जो हमारी इंटरनल करेंसी होती है वो रिमेन अनचेंज होती है। ठीक है, यानी डिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट, यहाँ पर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है, डेलिब्रेट, जानबूझ के किया गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी को डॉलर की करेंसी से क्या कर दिया जाए, डीवैल्यूएट कर दिया जाए। तो इसकी वजह से जो हमारा इंटरनल प्राइस होगा वो अनचेंज होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पर इसकी वजह से याद रखिएगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट हमारा लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, जबकि इंपोर्ट हमारा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव आपका इंपोर्ट हो जाता है आपके डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से। नेक्स्ट हमारा सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट ले ग्रेटर एम्फोसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। तो किस पे एम्फोसिस देता है, क्या वो प्रोड्यूसर पे देता है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे देता है, क्या कंज्यूमर पे देता है, फिर मिडल मैन पे। तो क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करेगा, आपके प्रोड्यूसर पे। क्लियर, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। याद रखिएगा कि सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट किस पे फोकस करता है आपके, तो प्रोड्यूसर पे। क्लियर, और डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट किस पे फोकस करता है, डिमांड साइड। तो डिमांड साइड जो होता है वो आपके कंज्यूमर पे है ना, उसका जो कंज्यूमर साइड पे वो आपका एम्फेसिस करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर बिल्डिंग अ बफर स्टॉक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, जिस पे जो है सरकार क्या खरीदती है, आपके बफर स्टॉक को क्रिएट करने के लिए। इस पे जो है गवर्नमेंट लोगों, मतलब जो है किसानों से जो है उनके जो रबी एंड खरीफ की क्रॉप होती है वो ख़रीद लेती है। क्लियर, जो भी उसमें फूड ग्रेन्स होते हैं उसको ख़रीदती है। अब जो ये बफर स्टॉक का प्राइस है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द प्राइस सपोर्ट सिस्टम, जो कि PSS कहते हैं। क्या ये FCI करती है, या फिर NAFED करती है, या फिर एग्रीकल्चर प्राइसिंग एजेंसी करती है, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन करता है, याद रखिएगा कि जो आपका एजेंसी होता है वो कौन सा एजेंसी करता है इम्प्लीमेंट, NAFED। अब NAFED का फुल फॉर्म क्या है, तो NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है एजेंसी जो है आपके इम्प्लीमेंट करती है, ये एक तरीके से सेंट्रल नोडल एजेंसी है विच इम्प्लीमेंट द PSS यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर, चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है विच हु रिकमेंड द MSP एंड इशूज़ प्राइस, जो है आपका कौन MSP एंड इशू करता है प्राइजेस को। तो देख लेते इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जो आपके MSP को रिकमेंड एंड इशू प्राइस करने वाला, प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है उसको इशू करने वाला है CACP। CACP क्या है, CACP जो आपका है ये सेटअप हुआ था 1985 में। ये आपके इशू करता है
रिकमेंड करता है एमएसपी को, ठीक है। कौन है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो है आपके एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करता है एंड इशू करता है प्राइजेस एज वेल एज प्रोक्योरमेंट प्राइजेस को, ठीक है। कौन? आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम 1982 टू, अब कब शिफ्ट कर दिया गया आपका? तो याद रखिएगा कि 2001, ठीक है। द बेस ऑफ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर शिफ्ट कर दिया गया 1982 से कब तक? 2001। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। WPI अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली। क्या WPI जो आपका है होलसेल प्राइस इंडेक्स वो आपकी मंथली बेसिस पे आता है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एंड WPI गिव्स लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल्स। क्या आपकी लेस वेटेज देता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7th का, वो आपका ओनली बी है, ठीक है। यहाँ पर ओनली बी है। देख लेते हैं इसको क्या है। तो द राइज इन होलसेल प्राइस वाज नॉट कैप्चर्ड बाय, ठीक है। जो आपका प्राइस राइज होता है किसका? फूड आर्टिकल्स, फूड का, वो आपका WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो मंथली बेसिस पे आ रहा है नहीं, वो कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। और याद रखिएगा WPI एज द वेटेज ऑफ फूड आर्टिकल्स इज जस्ट, कितना वेटेज देता है फूड आर्टिकल्स को आपका WPI? तो ये याद रखिएगा 14.3% जो है आपकी फूड को जो है फूड आर्टिकल्स को वेटेज देता है, ठीक है। जबकि एज़ कम्पेयर टू 65% मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडेक्स रहता है, ठीक है। जबकि हम दूसरे अगर साइड में देखें, ठीक है, ऑन द अदर साइड द वेटेज ऑफ फूड 57% होता है CPI में, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं WPI में, तो WPI और एक CPI होता है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फ्लेशन को मेज़र करने का टेक्निक है। तो जो आपके फूड आर्टिकल्स को कितना वेटेज देता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो 14.3% ही देता है। जबकि CPI कितना वेटेज देता है? तो याद रखिएगा 57% आपके फूड आर्टिकल्स को क्या देता है? वेटेज देता है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल मार्जिनल एट द रिटेल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके बहुत कम दे रहा है वेटेज फूड आर्टिकल्स को, ये ज़्यादा देता है। और इसी वजह से प्राइस का जो फ्लक्चुएशन तुम देखते हो ज़्यादातर तुम मेज़र कर पाते हो किसमें? CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर ओनली सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CPI एंड WPI। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू राइट। कौन सा एक कारण होता है जो कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है शिफ्ट होता है आपकी राइटवर्ड? क्या इंक्रीज इन परचेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या आपकी फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा परचेज इंक्रीज़ किया गया, या फिर इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट, या फिर अप्रिशिएशन ऑफ अमेरिकन डॉलर, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है आपकी एग्रीगेट जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर गई है? तो अगर हम इसका कॉज देखें तो इंक्रीज़ इन द परचेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से आपकी एग्रीगेट, मतलब यहाँ पर डिमांड सेकंड वाले कर्व के तरफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है आपके सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का? तो क्या मेन चेंज मेड बाय द टैक्स लॉ 1981 and 1986 was increase marginal tax rate in order to balance budget, या फिर लेफर कर्व says that marginal tax rate falls, tax revenue will rise, the budget deficit will decrease, या फिर आपका if tax law is of 1981 and 1986 had intended effect, consumption would be have less rise in and causing increase in both real GDP in price level, या फिर all of the above। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? याद रखिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कौन सा जो है ट्रू है आपके सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लेफर कर्व जो है, लेफर कर्व सेज इफ मार्जिनल टैक्स रेट क्या होती है? गिरती है, आपकी मार्जिनल टैक्स रेट गिरती है, ठीक है, जिससे कि टैक्स रिवेन्यू हमारा क्या होता है? राइज होता है, एंड बजट डेफिसिट हमारी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, ठीक है, बजट डेफिसिट हमारा कम हो जाता है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट जो होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में गिव्स इकोनॉमिक ग्रोथ
इज़ मोस्ट इफेक्टिव क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल, है ना। ज़्यादातर वो बोलते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट करो, कैपिटल में इन्वेस्ट करो, बाय लोअरिंग द बैरियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लेफर कर्व सेज कि मार्जिनल टैक्स क्या करो तुम, मार्जिनल टैक्स रेट आपका करो कम कर दो, जिससे कि टैक्स रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपकी जो बजट डेफिसिट है वो क्या हो जाएगी, बजट डेफिसिट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि आपके लेफर कौन है, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पब्लिक गुड, कौन सा यहाँ पर पब्लिक गुड नहीं है। तो क्या यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पब्लिक गुड नहीं है, या फिर आपका नेशनल डिफेंस, या फिर आपका लाइट हाउस, या फिर पब्लिक पार्क। तो याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है विच इज़ नॉट अ पब्लिक गुड, आप इसको प्राइवेटली भी परचेज कर सकते हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि आप और ऑप्शंस को देखोगे तो नेशनल डिफेंस इज़ अ पब्लिक गुड, लाइट हाउस पब्लिक गुड है, पब्लिक पार्क इज़ पब्लिक गुड, है ना। तो पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड के डिफरेंस को याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या मतलब है आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। तो पहला है आपका इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ ओवर टाइम, या फिर अ सिचुएशन वेयर सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड इन डिफरेंट कंज्यूमर फॉर अ डिफरेंट प्राइसेस। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ मोनोपोली के केस में होता है। तीसरा आपका सब्सिडाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर थर्ड वाला मैं पढ़ रही हूँ, गवर्नमेंट टू सेल द लोअर प्राइजेस। एंड तीसरा आपका जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर टाइम। तो आपका जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपका सही था, जहाँ पर कि हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में देखते हैं, जहाँ पर कि सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है। जैसे आप इंडियन रेलवे, दैट इज़ योर मोनोपोली, है ना, एकाधिकार अभी सरकार का है इस पर। आप देखो एक ही ट्रेन में सब सफ़र कर रहे होंगे, पर सब लोग अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि सबकी जो मतलब सब लोग जो है, कोई जो है स्लीपर में बैठता है, कोई एसी में बैठता है, कोई एसी में भी 3 टियर्स होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, आपकी मोनोपोली में, मोनोपोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड, पब्लिक गुड क्या होता है। तो पब्लिक गुड यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, कमोडिटी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, या फिर कमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअलाइज्ड स्प्रेड अमॉन्ग द एंटायर कम्युनिटी, या फिर आपका तीसरा है गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट्स पुअर हाउस होल्ड, या फिर एनी कमोडिटी दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द जनरल पब्लिक। तो पब्लिक गुड आपका क्या होता है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 12वें का, ठीक है, 12 का हम लोग देखना है बी वाला, जो कमोडिटी जो कि बेनिफिट करता है इंडिविजुअल को, और इंटायर कम मतलब सब लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, है ना, ये सब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पब्लिक गुड की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट केरोसिन इज़ एन इन्फीरियर गुड इन इंडिया, व्हाट इज़ इट इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या है, एज हाउस होल्ड गेट रिचर द कंज्यूमर ऑफ लेस केरोसिन। दूसरा है आपका ऑप्शन, ओवर टाइम देर इज़ डिक्लाइन इन द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन, गवर्नमेंट नीड टू स्टॉप सब्सिडाइज ऑन केरोसिन। तो यहाँ पर दिया है केरोसिन एक इन्फीरियर कमोडिटी है इंडिया में, तो क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हाउस होल्ड है जैसे रिच होगा, क्योंकि इन्फीरियर कमोडिटी है, जैसे ही उसकी इनकम राइज करेगी और एक इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड क्या होने लगती है, गिरने लगती है, तो सिर्फ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद, जो ब्रेंट इंडेक्स है वो किससे एसोसिएट करता है आपका, तो 14 का जो ऑप्शंस है वो आपका क्रूड ऑयल प्राइस से जो है ये रिलेट करता है, या फिर आपके कॉपर फर्नीचर प्राइजेस से, या फिर गोल्ड फ्यूचर प्राइजेस से, या फिर आपके शिपिंग रेट इंडेक्स से। तो 14वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्रूड ऑयल प्राइजेस से ब्रेंट इंडेक्स जो है एसोसिएट करता है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड इज़ अ मेजर ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीट लाइट क्रूड ऑयल, ठीक है। यहाँ पर स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट ये आपका क्या है, इंडेक्स है। तो जो वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो याद रखिएगा कि आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 15 का देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फिक्स्ड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन शॉर्ट रन। तो यहाँ पर कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फिक्स्ड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन शॉर्ट रन। तो यहाँ पर पहला है इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग्स, या फिर ओवर टाइम पेमेंट टू वर्कर्स। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर है आपका इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग,
ये आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म इन शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन इंश्योरेंस प्रीमियम और फिक्स कॉस्ट है ना, जो आपका शॉर्ट रन इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होता है विच इज़ वेट, वो इंश्योरेंस होता है वो कैसा होता है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो आपका क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन से तो उसका रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड के केस में आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या ये लेस देन 1 होती है, या फिर आपका लेस देन 0, या फिर इक्वल्स टू 0, या फिर ग्रेटर देन 1। तो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, लेस देन, याद रखिएगा 0 होगा, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। इन्फीरियर गुड हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ती है तो आपकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो यहाँ पर क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि डिमांड मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा कि डिमांड फॉल्स व्हेन इनकम राइजेस, क्योंकि इन्फीरियर गुड है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसकी इलास्टिसिटी होती है विच इज़ लेस देन 0। याद रखिएगा लेस देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसकी इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज़ ऑलवेज बी अ, यहाँ पर आपका कैसा होता है, क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू द ओरिजिन, या फिर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, या फिर यू शेप्ड होता है। तो याद रखिएगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज़ ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दो ही चीज़ आपका होता है, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक आपका इंडिफरेंस कर्व, एंड एक आपका होगा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो ग्राफ्स होते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ़ एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ डिक्लाइनिंग, जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है डिक्लाइन करेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन करेगा, तो क्या होगा, क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी आपके एवरेज टोटल कॉस्ट से, या फिर टोटल कॉस्ट मस्ट बी कांस्टेंट, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबव द आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी आपकी लेस देन क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपका TCN माइनस TCN माइनस 1, और इसी को हम लोग डेल्टा टेक टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कम होगा किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से। क्लियर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ट्रू है 19वें का। If demand and supply are equal magnitude, the price will be remain unchanged, but the equilibrium quantity will increases। क्या आपका जब increase in demand and supply होगा with एक magnitude से, मतलब अगर दो डिमांड में चेंज हो रहा है तो दो सप्लाई में भी चेंज आएगा, तो प्राइस विल रिमेन क्या, अनचेंज होगा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरा है आपका इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है डिमांड आपके सप्लाई से, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइजेज एंड क्वांटिटी क्या इंक्रीज करने लगेगी। इफ़ इंक्रीज इन सप्लाई, आपका जब इंक्रीज सप्लाई करेगा ग्रेटर मैग्नीट्यूड से, तो क्या आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, क्या आपके फॉल करने लगेगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। तो यहाँ पर जो 19वें का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर तीनों चीज़ जो है करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट। स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव, क्या आपका MR पॉजिटिव होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा, एंड आउटपुट इंक्रीज़ इन आउटपुट, क्या आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा और आपका आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 0, जब आपका MR 0 होगा तो TR क्या मैक्सिमम होगा, ठीक है। व्हेन MR बिकेम नेगेटिव द TR विल फॉल विद आपका इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है वो बढ़ता है,
फिर आप देखते हो कि जहाँ पर मैक्सिमम होता है आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू है, दिस इज़ टोटल रेवेन्यू, और जहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है वहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्स पे होता है। और उसके बाद फिर आपका जैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगता है वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू, हम लोग क्या कहते हैं डिमांड फॉर कमोडिटी को, तो क्या हम इसको डिज़ायर फॉर कमोडिटी कहते हैं, या फिर नीड फॉर द कमोडिटी, या फिर क्वांटिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी, या फिर क्वांटिटी डिमांड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है द एक्सेप्शन डिमांड कर्व इज़ वन दैट स्लोप्स। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या होता है, उसकी स्लोप क्या होती है, तो डाउनवर्ड टू द राइट, या फिर अपवर्ड टू द राइट, या फिर हॉरिजॉन्टल, या फिर अपवर्ड टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 22 का करेक्ट हो जाएगा, अपवर्ड टू द राइट। ठीक है, क्योंकि आपकी जनरली जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है होती है, और अपवर्ड टू द राइट का मतलब डिमांड का है, ये आपका एक्सेप्शन दिखा रहा है। देखिए डिमांड कर्व में क्या होता है कि प्राइस जब ज़्यादा रहती है तो डिमांड आपका कम रहता है, जैसे ही प्राइस कम होती है आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। पर जब आप यहाँ पर इस केस को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे स्नॉब इफेक्ट में हो गया, बैंडवैगन इफेक्ट में हो गया, आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स, यहाँ पर आपका राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वनली, क्या आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, या फिर राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वनली, या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बी वाला, क्योंकि देखिए प्राइस राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी अब उस कमोडिटी को आप कम खरीद सकते हो, तो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू का मतलब कि परचेजिंग पावर कम हो गई। जैसे आप अगर कोई चीज़ कोई वस्तु, एक बिस्किट है, बिस्किट आप 5 रुपये में खरीदते थे, अब वो बिस्किट 10 रुपये की हो गई, आपके पॉकेट में जो है सिर्फ 5 रुपये था, तो आप एक बिस्किट खरीद पा रहे थे, पर आप तो अब खरीद भी नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो यहाँ पर फॉल कर गई, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, गिर गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो आपके प्रॉफिट लॉस, रिसेशन एंड डिप्रेशन से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ज़रूर से वीडियोस को कवर करिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।